नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। अतीक का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन अतीक के गुनाहों के खुलासे अभी तक हो रहे हैं। लिहाजा आज के भी हमारे 7 सवाल अतीक और उसके परिवार के जुर्मों के खुलासे के इर्द गिर्द ही रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। दरअसल अतीक हत्याकांड का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है और आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मौके पर कोर्ट ने यूपी सरकार से कई सख्त सवाल पूछे। ऐसे में हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से क्या पूछा। कोर्ट के यूपी सरकार से कोर्ट ने पूछा कि अतीक के हत्यारों को अतीक के मूवमेंट की जानकारी कैसे मिली और अतीक की परेड क्यों कराई जा रही थी। 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज में कॉलविन अस्पताल के बाहर माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या किए जाने वाले मामले की गूंज आज देश के सर्वोच्च अदालत में सुनाई थी। अतीक हत्याकांड के मामले में एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष हुई इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से इस हत्याकांड से जुड़े कड़े सवाल पूछे। पुलिस की कस्टडी में हुई अतीक अशरफ की हत्या से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अब तक उठाए कदमों का हलफनामा मांगा और उनसे पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए यूपी सरकार को असहज करने वाले कई सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि हत्यारों को कैसे पता चला कि अतीक अहमद और अशरफ इस अस्पताल में आने वाले हैं। अगर अतीक का मेडिकल कराया जा रहा था तो एम्बुलेंस गेट के अंदर क्यों नहीं थी। अतीक और अशरफ की सार्वजनिक परेड क्यों करवाई जा रही थी। हत्या के इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि अतीक के हमलावर 3 दिनों से वारदात वाली जगह की रेकी कर रहे थे और इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक जांच आयोग और साथ ही राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम नियुक्त की गई है। आयोग में 2 मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और एक पुलिस अधिकारी शामिल हैं। रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। सरकार के जवाब से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने जांच आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें सरकार की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच की जाए। याचिकाकर्ता ने 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग भी की है। जो रिसेंट इंसिडेंट हुए अतरक और रशीद की हत्या का हुआ है और जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें एक पैनल बनाया है और उस पे वो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा तर्क दिया गया कि स्टेट इटसेल्फ इज अंडर एक्यूजेशन, स्टेट पर खुद ही आरोप है और इस परिस्थिति में स्टेट एजेंसीज कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनसे इस बात पे हलफनामा मांगा गया है। अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी एक अपना हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों माफिया भाइयों की हत्या से पहले हुए असद एनकाउंटर पर भी यूपी सरकार से तफसील से हलफनामा मांगा है। देश की सर्वोच्च अदालत में 2020 में हुए विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल हुए। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस कामकाज को लेकर जस्टिस बीएस चौहान की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है। चौहान कमीशन द्वारा भी कई रिकमेंडेशंस दी गई थी तो और उनको इम्प्लीमेंट किया गया है या अब तक नहीं किया गया है तो किस हद तक किया गया, उनकी पालना पुलिस एजेंसी और अदर कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, सारा पर रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी है। और चौहान कमीशन की रिपोर्ट में यह भी था कि कोई भी विटनेस पुलिस के खिलाफ में निकल के सामने नहीं आया है। तो इससे हमारा यही जाहिर है कि जो स्टेट द्वारा फॉर्म किया जाता है कोई भी पैनल, उसको इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया जा सकता और इसके लिए इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में यूपी सरकार की ओर से अदालत में दावा किया गया कि विकास दुबे मुठभेड़ के बाद गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर भी कदम उठाए गए हैं।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, जिसमें यूपी सरकार हलफनामे के जरिए बताएगी कि किन परिस्थितियों में अतीक अशरफ की हत्या हुई और विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जस्टिस BS चौहान के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी पुलिस की नजरों में फरार चल रही है। हालांकि आयशा ने 2 हफ्ते पहले ही अदालत में सरेंडर करने की याचिका दाखिल कर रखी थी, लेकिन अदालत में इस मामले में सुनवाई नहीं होने की वजह से आयशा अभी तक सरेंडर नहीं कर सकी है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का दूसरा सवाल है कि अतीक की बहन आयशा के सरेंडर के मामले में कोर्ट में आज क्या हुआ। आपको बता दें कि आज भी आयशा के सरेंडर से जुड़ी बात अदालत में नहीं हो सकी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सिमर चावला। उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार चल रही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कोर्ट में याचिका दायर करी आत्मसमर्पण की, लेकिन पुलिस द्वारा रिप्लाई फाइल न करने के कारण एक बार फिर से सुनवाई टली और अगली तारीख 29 अप्रैल की दी गई है। आपको बता दें कि आयशा नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम को भगाने का, उसकी आर्थिक मदद करने का आरोप है। ऐसे में आयशा नूरी पुलिस के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे कई राज हैं जो पुलिस के मुताबिक आयशा नूरी को मालूम हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस कोर्ट में क्या रिपोर्ट लगाती है, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय करा जाएगा कि आयशा नूरी को आत्मसमर्पण करने दिया जाए या फिर नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक अतीक के परिवार की संलिप्तता के बारे में पता चल रहा था, लेकिन इस हत्याकांड में एक संदिग्ध महिला की भी एंट्री हो गई है। खास बात यह है कि यह महिला अतीक की बेहद करीबी बताई जा रही है, इतनी करीबी कि वो अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल तक पहुंच गई थी। ऐसे में हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। तो हमारा सवाल है कि अतीक से जेल में मुलाकात करने वाली महिला को क्यों तलाश रही है पुलिस। दरअसल पुलिस को संदेह है कि यह महिला भी उमेश पाल हत्याकांड की एक किरदार है और उमेश पाल की हत्या से पहले जेल में अतीक का मैसेज पहुंचाने और फोन पर कई लोगों से बात कराने में महिला की अहम भूमिका मानी जा रही है। सामने आया उमेश पाल के कत्ल का एक और राज़दार। अतीक के परिवार के अलावा हत्या में किसका था रोल? अतीक से साबरमती जेल में मिलने पहुंची महिला कौन? उमेश पाल की हत्या में कैसे शामिल थी वो संदिग्ध महिला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने में इन दिनों यूपी पुलिस व्यस्त है। दरअसल यूपी पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड के एक और किरदार का पता चला है और किरदार महिला है। खास बात यह है कि इस महिला का सीधा संबंध माफिया डॉन अतीक अहमद से था। वो संदिग्ध महिला अतीक अहमद की बेहद करीबी थी। खास बात यह है कि वो महिला अतीक के परिवार से नहीं थी। अतीक की ये करीबी महिला अब पुलिस की रडार पर है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि उमेश पाल की हत्या में इसने भी अपनी भूमिका पूरी गंभीरता से निभाई थी। वो संदिग्ध महिला अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल तक पहुंच गई थी। उस महिला ने अतीक से फोन पर भी बात की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके पास उस महिला और अतीक के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब वो लड़की साबरमती जेल में अतीक से मिलने के लिए पहुंची थी तो उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एसटीएफ और पुलिस ने उमेश पाल की हत्या के बाद साबरमती जेल में उससे मिलने वालों की सूची को खंगाला और सीसीटीवी में देखा, तब उस महिला का पता चला। हालांकि पुलिस को उस महिला के बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली है कि वो महिला अतीक के परिवार की अनुमति के बिना ही अतीक से मिला करती थी। सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शाइस्ता को उस महिला का अतीक से मिलना जुलना पसंद नहीं था और इसको लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच कहासुनी भी हुई थी। लेकिन इसके बाद भी न तो अतीक ने उस महिला से बातचीत बंद की और न ही उस महिला ने अतीक से मिलना छोड़ा। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के बीच अब एक महिला आ गई है। शाइस्ता परवीन और अतीक के बीच इस महिला को लेकर
कई बार विवाद हुआ, लेकिन इस महिला ने अतीक का साथ नहीं छोड़ा। माना जाता रहा कि शाइस्ता परवीन को इस महिला की मौजूदगी कतई पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह जेल जाती रही और लगातार अतीक से मिलती रही। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान भी वह जेल गई थी और अतीक अहमद से मिली थी। पुलिस और एसटीएफ अब इस महिला की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस का मानना है कि इस महिला की भूमिका उमेश हत्याकांड में बेहद संदिग्ध। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्या से पहले जेल से अतीक का मैसेज पहुंचाने में महिला की अहम भूमिका मानी जा रही है। लिहाजा पुलिस के रडार पर शाइस्ता के साथ साथ वो संदिग्ध महिला भी आ गई है। साफ तौर पे एक संदिग्ध महिला की यूपी पुलिस को तलाश है और उसके पास अब रिकॉर्डिंग भी पहुंच गई है। ये महिला अतीक अहमद जब साबरमती जेल में बंद था तो उससे लगातार मिलने गई थी। यही नहीं, ये महिला जब अतीक अहमद के साथ थी तो उसके सारे राज जानती थी। आपको बताएं कि इस महिला जो संदिग्ध महिला है जिसको पुलिस की तलाश है, तो अब पुलिस को उस महिला की तलाश है जो अतीक की राजदार है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी लगातार अतीक अहमद से मिलती रही और कई बातें या कह सकते हैं काला साम्राज्य के बारे में उसको भी काफी कुछ मालूम है। पुलिस इस महिला के संपर्कों को भी तलाश रही है और इस बात की भी जांच कर रही है कि अतीक के इस महिला के साथ संबंध कितने गहरे थे। अगर ये महिला पुलिस के शिकंजे में आती है तो अतीक से जुड़े कुछ और राज दुनिया के सामने आ सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। 50,000 रुपए की इनामी अपराधी अतीक की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार है, लेकिन जो सबूत उसके खिलाफ मिल रहे हैं उससे ये तस्दीक हो रही है कि वो उमेश पाल हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इस हत्याकांड से जुड़े हर दिन मिल रहे नए सबूतों से ये पता चल रहा है कि माफिया क्वीन शाइस्ता परवीन के इरादे कितने खतरनाक थे। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी चौथा सवाल कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की क्या भूमिका थी। शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या के बाद किस तरह से शूटर्स की हौसला अफजाई की, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सिमर चावला। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके ठीक बाद शाइस्ता परवीन ने ठीक इसी जगह पर शूटर्स से मुलाकात करी, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी शामिल थे और उसके बाद 50-50 हजार रुपए दिए ताकि जब वो फरारी काटे तो ये पैसे उसमें काम आने पाए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चकिया का अतीक अहमद का वो घर है जिसे प्रशासन द्वारा तो जमींदोज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये उसके कालो कारनामों का अड्डा बना था। ये शूटर्स के लिए भी और शाइस्ता परवीन के लिए भी सबसे सेफ जगह थी। इस पूरे इलाके में अतीक का दबदबा था जब तक उनकी हत्या नहीं हुई और उसके बाद भी यहां पर उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी रास्ते से शाइस्ता परवीन उस दिन मिलने आई सभी शूटर्स से। आपको बता दें कि सामने 100 से 150 मीटर की दूरी पर शाइस्ता परवीन का घर है, उसका मायका पक्ष है। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस को भटकाने के लिए असद ने पुख्ता प्लान तैयार किया था। उसने हत्या को अंजाम दिया प्रयागराज में, जबकि अपना एटीएम कार्ड और फोन लखनऊ वाले घर पर छोड़ दिया। लेकिन असद की चालाकी उस समय धरी की धरी रह गई जब उसकी फोटो शूट आउट के दौरान कैमरे में कैद हो गई। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अतीक के बेटे असद को शूट आउट के बाद बचाने की क्या थी योजना। जी हां, असद का प्लान था कि पुलिस ने शूट आउट के बाद अगर टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया तो उसकी लोकेशन प्रयागराज में आएगी और वो पुलिस की रडार से बच निकलेगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने उसके इस प्लान की हवा निकाल दी। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई उमेश पाल की हत्या के मामले में परत दर परत साजिशों के तार बेनकाब होते जा रहे हैं। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर सबूतों को पुख्ता करने में जुटी है। इस बीच जांच में पता चला है कि अतीक के बेटे असद ने इस शूट आउट से पहले ही खुद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। असद ने पुलिस की जांच को भटकाने के लिए बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। दरअसल असद ने पुलिस को बरगलाने के लिए झूठे सबूतों को गढ़ने की रणनीति तैयार की थी ताकि जब उमेश पाल हत्याकांड मामले की जांच आगे बढ़े
तो असद आसानी से कानून की नजरों में धूल झोंक सके और ये साबित कर दे कि 24 फरवरी के दिन असद प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ में मौजूद था। लेकिन असद की ये सारी तैयारी और प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब वो उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले असद ने हत्याकांड के साथ साथ बचने का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। असद ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तैयार किए थे ताकि उमेश पाल हत्याकांड में जब जांच हो तो उसकी लोकेशन प्रयागराज के बजाय लखनऊ में निकले। 13 अप्रैल को झांसी में असद के किए गए अपराधों का हिसाब किताब भी पूरा हो गया, लेकिन असद के इस फुल प्रूफ प्लानिंग का खुलासा तो तब हुआ जब लखनऊ में असद के दोस्त आतिन जफर को पुलिस ने शिकंजे में लिया और आतिन की निशानदेही पर असद का मोबाइल बरामद किया गया। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड से पहले असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम लखनऊ में छोड़ दिया था। असद ने प्लानिंग ये की थी कि अगर हत्या के बाद उसकी संलिप्तता की जांच अगर पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए करे तो मोबाइल के जरिए उसकी लोकेशन लखनऊ में मिले। असद ने इस काम में मदद ली थी अपने दोस्त आतिन जफर की। असद ने आतिन जफर को अपना मोबाइल और एटीएम कार्ड सौंप दिया था। आतिन ने पुलिस को चकमा देने के लिए असद के एटीएम कार्ड से पैसा भी निकाला, लेकिन यहीं पर उससे चूक हो गई। एटीएम सेंटर में लगे कैमरे में आतिन की सूरत कैद हो गई। इससे न केवल असद का प्लान फेल हो गया बल्कि पुलिस भी आतिन तक पहुंच गई। हत्याकांड के बाद असद ने अपने दोस्त आतिन जफर को दूसरे नंबर से फोन कर मोबाइल छुपाने को कहा था, लेकिन जब पुलिस आतिन तक पहुंची तो असद का मोबाइल भी बरामद हो गया। यही वजह थी कि उसने अपना मोबाइल फोन अपने ही करीबी आतिन जफर को लखनऊ में दे दिया और जब हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसने आतिन जफर को फोन कर कहा कि मोबाइल उसका गायब कर दिया जाए। अब जब आतिन जफर से पूछताछ की जा रही है तो असद के उस फुल प्रूफ प्लान की तमाम राज भी सामने आ रहे हैं। असद का ये दोस्त आतिन जफर कोई और नहीं बल्कि अतीक के बेहद करीबी जफरुल्लाह का बेटा है। जफरुल्लाह इस वक्त अतीक के बेटे उमर के साथ लखनऊ की जेल में बंद है। असद के मोबाइल से पुलिस को कई चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियो मिले हैं जिससे असद के अपने पिता के कदमों पर चलने की पुष्टि होती है। असद न केवल अपने पिता की तरह अपराधी बनना चाहता था बल्कि वो जुर्म की दुनिया में अपना रसूख भी कायम करना चाहता था। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जमीन पर पड़े एक शख्स को 3 से 4 लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। जांच में पता चला है कि दरअसल इस तरह के वीडियो असद के फ्लैट पर बनाए जाते थे और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया जाता था। मकसद था लोगों के बीच डर और खौफ पैदा करना। असद की तमाम कोशिशों के बाद भी उमेश पाल की हत्या से जुड़ा सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और इसके साथ ही सामने आ रहा है असद का शातिरपना, जिसके आधार पर उसने अपनी गर्दन बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। शाइस्ता की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया है, लेकिन शाइस्ता पुलिस के पंजे से बाहर बार बार बचकर निकल रही है। शाइस्ता की तलाश में जब पुलिस उसके मायके पहुंची तो वहां से उसे एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें अतीक के पूरे काले कारोबार का ब्यौरा दर्ज है। इसके अलावा भी डायरी में कई और जानकारियां मौजूद हैं जो पुलिस की जांच में अहम साबित हो सकते हैं। तो हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा है कि शाइस्ता के मायके से बरामद डायरी में क्या राज छुपा है। आपको बता दें कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सिमर चावला। इस रूम में जाते हैं तो पुलिस को एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें अतीक के 5 राज्यों का नेटवर्क, रियल एस्टेट का, होटल के काम का और उसके जो करीबी हैं जो उसकी मदद करते थे इस पूरे काले व्यापार में, उसकी जानकारी पुलिस को लगी है। आपको लेके चलेंगे यहाँ पर। पुलिस यहाँ पर जैसे ही आई उसने कोशिश करी कि वो पूरी यहाँ से अच्छे तरीके से तफ्तीश करे, खंगाले। पूरी अलमारी जो है वो उथल पुथल है, लेकिन उसके बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है, ये संदूक जिससे जो डायरी पुलिस को मिलती है और वो उसके लिए इतनी अहम साबित होती है कि उसे अब वो जांच का पार्ट बना रही है।
सोशल मीडिया में इन दिनों एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसे कथित तौर पर अतीक के बेटे अली की अपील बताया जा रहा है। गुड न्यूज टुडे इस पोस्टर की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इस पोस्टर को वायरल किया जा रहा है उससे लगता है कि अली अब जल्द ही सियासी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेगा। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि अतीक के बेटे अली का क्या है पोस्टर प्लान। जी हां, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। नहीं, रिश्तेदार से रंगदारी मांगने के आरोप में नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली के नाम पर एक पोस्टर लेटर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर लेटर में अतीक, अशरफ और अली की तस्वीरें लगाई गई हैं और जिसमें जिक्र है कि कैसे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हुआ और अब उसकी मां शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगी हुई है। पूरे परिवार की नाइंसाफी का जिक्र करते हुए अली की तरफ से अपील की गई है कि इस निकाय चुनाव में सपा और बीजेपी दोनों को ही वोट न दें। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।